जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा? 4 नंबर। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या है कि पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है रोजगार सृजन करना, दूसरा है कृषि उत्पाद में वृद्धि करना, तीसरा है जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, चौथा है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग बनाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने की योग बनाना किसके लिए होता है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होती है। अब हम लोग पंचायती राज के बारे में थोड़ा जान लें। अगर इसकी भाग की बात किया जाए कि पंचायती राज का उल्लेख कौन सी भाग है, तो भाग 9 में किया गया है। और आपका अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद हो जाएगा 243 से लेकर 243 आपका 9 या ओ कहिए, कितना हो जाएगा? 243 से लेकर 243 ओ तक हो जाएगा। अगर बात किया जाए पंचायती राज को कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। इसमें अगर आपका प्रधानमंत्री पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका कौन था? पीवी नरसिम्हा राव था। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव था। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके अलावा अगर बात करें, अगर इसकी अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूची पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। अगर इसमें अनुच्छेद की बात किया जाए, टोटल अनुच्छेद पंचायती राज में कितना है? 16 अनुच्छेद है। और विषय की अगर बात किया जाए कि पंचायती राज को कितना विषय दिया गया था, वह 29 विषय दिया गया। कितना दिया गया है? 29 विषय दिया गया है। यह अगर बात करें तो यह आपका सबसे अच्छा उदाहरण विकेंद्रीकरण प्रणाली क्या आता है? विकेंद्रीकरण। आपका विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को कौन मिलता है? पंचायती राज देखने को मिलता है। अगर इसकी अवधारणा की बात करें, इसकी अवधारणा वह गांधी जी के ग्राम स्वराज पर आधारित थे। ग्राम स्वराज पर आधारित थे। तो इसकी अवधारणा की बात करें तो यह गांधी जी की ग्राम स्वराज पर आधारित थी। अगर बात किया जाए कि पंचायती राज शुरू करने से पहले आपको शुरू किया गया था आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या चीज का शुरुआत किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। किसका किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ कब हुआ था? आपका 2 अक्टूबर 1952 को। तो पंचायती राज शुरू होने से पहले आपका शुरुआत क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो कि पूरी तरह से सफल या नहीं हो पाया। अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात किया जाए तो यह पूरी तरह से आपको क्या था? सफल नहीं हो पाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अब देखेंगे हम लोग पंचायती राज से जुड़े हुए समिति के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहला समिति कौन आया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आता है? 1957। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंध रखता है। इन्होंने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने को कहा। कितना स्तरीय कहा? त्रिस्तरीय पंचायती राज को बनाने की बात कहा। पहला कहा ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। दूसरा कहा प्रखंड स्तर पर। दूसरा क्या कहा कि प्रखंड स्तर पर क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, तीसरा जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए? तो जिला परिषद का स्थापना होनी चाहिए। किसका होना चाहिए? जिला परिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिला परिषद। यह तो बलवंत राय मेहता समिति देखे। दूसरा समिति की बात करें, दूसरा आता है अशोक मेहता समिति। दूसरा समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। दूसरा मेहता समिति कौन आया? अशोक मेहता समिति 1977 में। अगर बात करें दूसरा समिति अशोक मेहता समिति 1977 में, इन्होंने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने के लिए कहा। कैसे स्तरीय बनाने कहा? द्विस्तरीय। सबसे पहला इन्होंने मंडल पंचायत की अवधारणा को दिया। मंडल पंचायत की अगर बात करें तो वह किन्होंने कहा था? अशोक मेहता समिति। और दूसरा कहा जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए? जिला परिषद। तीसरी समिति की अगर बात करें हम लोग, तीसरा समिति आया था आपका जीवी के राव समिति। तीसरा आता है जीवी के राव समिति की बात करें, यह आया 1985 में। इन्होंने कहा कि जिला परिषद को सशक्त बनाया जाए।
किसको सशक्त बनाना चाहिए? जिला परिषद को। तो जीवीके राव समिति 1985 में आता है, जिसमें कहा रहा कि आपको जिला परिषद को सशक्त बनाना चाहिए। चौथा समिति की बात करें तो आपका था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन हो जाएगा? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसको एलन साहब सिंघवी समिति भी कह सकते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का बात आपका 1986 में, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का बात है 1986। इसमें कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। एलन सिंघवी समिति के द्वारा कहा गया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। साथ ही वित्तीय स्वायत्तता देने की बात किया गया, वित्तीय स्वायत्तता देने की बात किया गया किनके द्वारा? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। पांचवा समिति की बात करें तो वह था पी.के. थुंगन समिति। कौन था आपका? पी.के. थुंगन समिति। कौन था? पी.के. थुंगन समिति आया आपका 1988 में। पी.के. थुंगन समिति का बात है 1988, जिसमें कहा गया कि जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाता, तब तक पंचायती राज को सफल नहीं माना जा सकता है। पी.के. राव थुंगन समिति का बात था 1988 में। इसमें कहा गया कि जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाता, तब तक पंचायती राज को सफल नहीं माना जा सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सबसे पहले पंचायती राज कहां पे स्थापित हुआ, तो वह राजस्थान के नागौर जिला यह स्थापित हुआ था 2 अक्टूबर 1959। और इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को स्थापित किया गया। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना समिति पढ़े? 5 समिति। पंचायती राज से टोटल 5 समिति जुड़े हुए। एक सबसे पहले देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957, जिन्होंने कहा कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया जाए। इसमें कहा गया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा समिति कौन पड़े? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का बात है 1977 में। इसमें कहा गया कि पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाना चाहिए, मंडल पंचायत और क्या होनी चाहिए? जिला परिषद। इसके बाद तीसरा कौन आता है? जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति आता 1985 में। इसमें कहा गया कि जिला परिषद को सशक्त बनाना जाए। उसके बाद चौथा समिति आता है एलन सिंघवी समिति 1986 में, और इसमें कहा गया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और आपको इसके साथ ही वित्तीय स्वायत्तता देने की बात एलन सिंघवी समिति के द्वारा किया गया। उसके बाद पांचवा समिति था पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति का आती है 1988 में, और इसमें कहा गया कि पंचायती राज को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाता, तब तक पंचायती राज आपका सफल नहीं माना जाएगा। और सबसे पहले आपका पंचायती राज कहां पे लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो राज विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? पहला कहता महाधिवक्ता मत देने का अधिकार है। यह तो बिल्कुल सत्य नहीं होगा कि महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं होता। महाधिवक्ता आपका इस पे वोटिंग नहीं कर सकता। तो इसके अनुसार देखेंगे विधायिका को कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा के हिंदी और अंग्रेजी में ही निष्पादित किया जाएगा। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 210 में कहा गया कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकार भाषा किसमें होनी चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी में होनी चाहिए। अगर बात किया जाए राज विधायिका का काम होती क्या, आपका राज विधायिका क्या क्या कर सकती है? तो यह 2 तरह से कानून बना सकती है। एक किस पर बनाएगा? राज सूची पर कानून बनाएगी। किस पे बनाएगा? राज सूची पर कानून बनाएगा। दूसरा समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को दिया गया है। तो राज्य की विधायिका 2 तरह से कानून बना सकती है। एक कानून किस पे बनाएगा? राज सूची पर कानून बनाएगा। दूसरा किस पे बनाएगा? समावृत्ति सूची पर। किस पे बनाएगा? समावृत्ति सूची पर वह कानून बनाने का इनको अधिकार दिया गया है। अगर बात किया जाए यहाँ पे राज्य सरकार की अगर कार्य प्रणाली का विस्तार किया जाए तो भाग किसमें? आपका 6 में। राज्य की चर्चा किसमें किया गया? भाग 6 में किया गया। अनुच्छेद आपको बात करें 152 से लेकर 237 हो जाएगा। तो राज्य आपका देखिए राज्य सरकार का उल्लेख कौन सा भाग में किया गया? भाग 6 में किया गया। अनुच्छेद आपका 152 से लेकर 237। अब बात आती है राज्य की महाधिवक्ता की बात किया जाए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 165 में। लेकिन बात करेंगे अनुच्छेद 177 में। किसमें आता है? अनुच्छेद 177 में।
इसमें अनुच्छेद 177 में कहा गया कि विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा? विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में यह मतदान करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। सबसे पहले देखें महाधिवक्ता की चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 में कहा गया कि महाधिवक्ता विधानमंडल के कार्यों में भाग लेंगे, परंतु वह मत बराबर होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। कौन सा आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद 177 में व्याख्या की गई है। उसके बाद उच्च न्यायालय की चर्चा की बात करें तो अनुच्छेद किस में आता है? 214 में। किसमें किया गया? 214 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। इसमें क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? दीक्षांत तो नहीं होगा। स्थगन को सत्रावसान होता है। कौन सा सही नहीं है? इसमें में से आपको कौन सही नहीं है? सही को आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत आपको कौन है इसमें? तो कौन हो जाएगा? स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा आपको? स्थगन सदन के नेताओं के द्वारा अकेले किया जाता है। बिल्कुल नहीं, अकेले यह नहीं होता है। इनको करने का अधिकार किनको होता है? राज्यसभा में बात करेंगे तो किनको होता है? सभापति को होता है। राज्यसभा में किनको होता है? सभापति को होता है। और लोकसभा में किनको होता है? लोकसभा में किसको होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। किनको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अकेले कोई व्यक्ति को आपका स्थगन नहीं कर सकता है। अब आती है सदन को आहूत करना। यहां पे क्या था? दीक्षांत, यह भी सही था। स्थगन से सत्रावसान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन बन गया? ऑप्शन नंबर 4 बन गया ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 में क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। क्या है? भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्माण आपका निर्यात में। दूसरा, घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में, उसके बाद घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। अगर बात किया जाए कि आपका आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था आपका 12 मई 2020 को। कब शुरू हुआ था? 12 मई 2020 को शुरू हुआ था। अगर बात करें कि आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ थे? टोटल 5 स्तंभ थे। कितना स्तंभ थे आपका? 5 स्तंभ थे, जिसमें बात करें पहला आपका क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था। पहला क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था। उसके बाद बुनियादी ढांचा। क्या हो जाएगा? बुनियादी ढांचा हो जाएगा। उसके बाद प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली हो जाएगा। प्रौद्योगिकी क्या होगा? संचालित प्रणाली हो जाएगी। उसके बाद जीवन जानसंख्यिकी हो जाएगा। क्या होगा? जीवन जानसंख्यिकी। क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें मांग हो जाएगा। तीसरा आपको लास्ट में क्या हो जाएगा? मांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आएंगे। 5 में क्या कह रहा है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। तो कौन हो जाएगा इसमें? कैमूर जिला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैमूर जिला। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है? कैमूर जिला। अगर बात किया जाए कि कर्मनाशा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 192 किलोमीटर है। कितना आपका? 192 किलोमीटर है। कर्मनाशा आपको हिंदू धर्म के अनुसार, कर्मनाशा हिंदू धर्म अनुसार आपको कौन सा नदी है? या अपवित्र नदी माना जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मनाशा हिंदू धर्म के अनुसार कैसी नदी है? अपवित्र नदी है। अगर इसकी बात करें, इसका उद्गम कर्मनाशा निकलती कहां से है? कर्मनाशा आपको विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी पर्वतमाला से निकलती है? विंध्याचल। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम कौन करती है? विंध्याचल पर्वतमाला करती है। और विंध्याचल से ही कौन निकलती है? कर्मनाशा निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? तो वह कौन था? साइमन कमीशन। इसी को ना व्हाइटमैन कमीशन कहते हैं। क्या था? कि इस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी बल मिला था। तो साइमन कमीशन की बात करें तो इसका गठन कब होती है? 8 नवंबर 19
1927 में। कब होता? 1927। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को होती है। और सबसे पहले यह कहां पे पहुंचा था? बंबई में पहुंचा था। यह आपको कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। अगर बात किया जाए साइमन कमीशन में कितना व्यक्ति थे? 7 व्यक्ति थे। और यह सातों व्यक्ति आपका अंग्रेज थे, दिखने में गोरे गोरे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? श्वेत मैन, आपका व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन भी नाम कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे? व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन के नाम से किनको जाना जाता है? साइमन कमीशन को जाना जाता है। इसके बाद कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की अगर बात करें, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? तो इसमें अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका टीपीएम। कंजर्वेटिव अगर प्रधानमंत्री की बात कौन हो जाएगा? स्टैनली बाल्डविन था। कौन था? स्टैनली बाल्डविन। क्या नाम था? स्टैनली बाल्डविन था। इसी में देखेंगे साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा दिया गया? साइमन गो बैक। क्या नारा दिया गया? साइमन गो बैक दिया गया। क्या कहा गया? साइमन गो बैक। और देखेंगे सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन था? लाला लाजपत राय था। कौन था? लाला लाजपत राय। इसी के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को संविधान निर्मित करने का आपका चुनौती दिया, जिसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन की बात किया जाए तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में बुलाया गया था। कितना बार बुलाया गया था? तो सर्वदलीय सम्मेलन 3 बार बुलाया गया था। कितना बार बुलाया गया था? 3 बार बुलाया गया था। एक बार नई दिल्ली में हुआ था, दूसरा मुंबई में हुआ, और तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन कहां पे बुलाया गया था आपका? तो वह लखनऊ में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 7 नंबर को होता है कि किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो चलो दिल्ली का लड़ाई का नारा दिया था? वह कौन था आपका? सुभाष चंद्र बोस था। कौन व्यक्ति था? सुभाष चंद्र बोस। क्या देखिए किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो लड़ाई का नारा दिया था? वह व्यक्ति कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। अगर आजाद हिंद फौज के गठन की बात किया जाए, आजाद हिंद फौज, अगर आजाद हिंद फौज की गठन की बात किया जाए, आजाद हिंद फौज की गठन कब हुआ था आपका? सितंबर 1942 में। कब हुआ था? सितंबर 1942 में की गई थी। इसका प्रथम सेनापति की बात करें, प्रथम सेनापति, इसका प्रथम सेनापति का नाम क्या था? मोहन सिंह। इनका प्रथम सेनापति का नाम क्या था? मोहन सिंह था। उसके बाद अगर बात करें 4 जुलाई 1943 को, रास बिहारी बोस ने इसको किसको दे दिया? रास बिहारी बोस ने किसे प्रदान किया? तो यह प्रदान किसको कर दिया? सुभाष चंद्र बोस को प्रदान किया। किनको दिया? सुभाष चंद्र को प्रदान किया, सुभाष चंद्र बोस को। इसके बाद अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की अगर बात किया जाए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आपका आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किन्होंने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943। तो क्या देखे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया था? 31 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर में मिलान करने को दिया है। कह रहा है कि प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान किस राज्य में स्थित है? प्राचीन भारत के स्थल और आपका वर्तमान किस राज्य में स्थित है, उसको मिलान करने के लिए दिया है। तो कर्ण सुवर्ण कहां पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कर्ण सुवर्ण कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। प्रयाग ज्योतिष की बात करें, प्रयाग ज्योतिष कहां पे होगा? असम राज्य में। गिरनार की बात करें तो गिरनार हो जाएगा गुजरात में। गिरनार कहां पे? गुजरात में। प्रतिष्ठान की बात करें कहां पे? महाराष्ट्र में। तो कर्ण स्वर्ण कहां पे हो गया? आपका पश्चिम बंगाल में। प्रकाश ज्योतिष कहां पे हो गया? असम में। गिरनार कहां पे हो गया? गुजरात में। प्रतिष्ठान की बात करें कहां पे हो गया? महाराष्ट्र में। तो इसमें ऑप्शन कौन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेदिक युद्ध से संबंधित नहीं है? तो गौरगी, घोषा, अपाला और बिस्वारा। तो कौन नहीं था इसमें? गौरगी शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेदिक युद्ध से संबंधित नहीं था? तो गौरगी से संबंधित आपका नहीं था। अब सबसे बात करेंगे सबसे पहले वैदिक काल। हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा क्या आता? उत्तर वैदिक काल। एक आता है ऋग्वेदिक, एक होता है ऋग्वेदिक काल, एक होता है ऋग्वेदिक काल, दूसरा क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात होगा तो 1500 से ईसापुर, 1500 से लेकर आपका 1000 ईसापुर, 1500 ईसापुर से लेकर 1000 ईसापुर। उत्तर वैदिक हो जाएगा 1000 ईसापुर से लेकर 600 ईसापुर। क्या हो जाएगा? 100 ईसापुर से 1000 ईसापुर से लेकर 600 ईसापुर हो जाएगा।
उसके बाद अगर बात करें शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी, हाँ कुछ विदुषी कन्याओं का चर्चा किया गया है। उसका नाम बात करें तो किसका हो जाएगा? पहला हो जाएगा गौर्गी, पहला हो जाएगा गौर्गी गंधर्व, दूसरा हो जाएगा गंधर्व, उसके बाद गृहिका, क्या हो जाएगा? गृहिका, कौन हो जाएगा? गृहिका, उसके बाद मैत्रेयी हो जाएगा, उसके बाद वेदवती, वेदवती हो जाएगा, कौन हो जाएगा? वेदवती। तो क्या देखिए आपका गौर्गी, गंधर्व, गृहिका और मैत्री और वेदवंती किनका हो गया? शतपथ ब्राह्मण की कन्याओं का विदुषी का चर्चा किया गया। इसके बाद अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद, ऋग्वेद में आपको विदुषी, विदुषी स्त्री का वर्णन किया गया है, जिसमें नाम आ जाएगा आपका लोपामुद्रा, अभी जो ऑप्शन में दिया हुआ आपका लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, और हो जाएगा घोषा, अपाला, 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 और हो जाएगा विश्वारा, कौन हो जाएगा? विश्वारा, और सिकता, कौन हो जाएगा? सिकता हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सिकता। तो क्या देखिए यहां पर एक बार पुनः ध्यान देंगे, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदेशी कन्या आपका विदुषी, कुछ विदेशी स्त्रियों का चर्चा किया गया। वह विदुषी स्त्रियों कौन था? तो गौर्गी, गौर्गी गंधर्व गृहिका, गौर्गी गंधर्व गृहिका आपका मैत्री, और कौन था? वेदवंती थी। उसके बाद ऋग्वेद में कुछ विदेशी आपका विदुषी, कुछ विदुषी आपका स्त्री में कौन आ जाएगा? लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा, और कौन हो जाएगा? सिकता हो जाएगा। वहीं बात करें गौर्गी की, अगर बात किया जाए गौर्गी, गौर्गी ने याज्ञवल्लभ, याज्ञवल्लभ स्मृति को वाद विवाद की चुनौती दिया था। किसका चुनौती दिया? वाद विवाद। किन्होंने? गौर्गी ने याज्ञवल्लभ स्मृति को क्या चीज का चुनौती दिया? तो वह आपका वाद विवाद की चुनौती दिया था। क्या चीज का चुनौती दिया? वाद विवाद की चर्चा किया। वहीं बात करें ऋग्वेद में पति जो पत्नी के साथ आपका स्त्री था, क्या इसमें यज्ञों में भाग ले सकते थे? क्या थे? यज्ञ में भाग ले सकते। ऋग्वेद में यह भी चर्चा किया गया। तो पति क्या था? पति के साथ स्त्री भी यज्ञ में शामिल हो सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में आपको मिलान करने को दिया है। क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। चोल गंगम झील किन्होंने बनवाया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल गंगम झील कहाँ हो गया? राजेंद्र प्रथम। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, धर्म महामात्र की नियुक्ति की शुरुआत अशोक ने। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, प्रयाग की सभा जो छठे समारोह में गया था, हर्षवर्धन हो जाएगा। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य, सुदर्शन झील कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका बी नंबर, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो चोल गंगम झील कहाँ हो गया? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन हो गया? तो इसमें अशोक आ गया। प्रयाग की सभा की बात करें तो हर्षवर्धन। सुदर्शन झील में कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के निर्माण के द्वारा इनका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। क्या था? विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। अगर बात करें योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह आपका क्या है? एक संविधानात्तर, क्या है? एक संविधानात्तर, या इसको क्या कह सकते हैं? गैर संवैधानिक, या आपको यह क्या आपका परमाशदात्री संस्था है। कैसी संस्था? परमाशदात्री। मतलब इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख आपका नहीं किया गया। नीति आयोग का आपका उल्लेख योजना आयोग का नहीं किया गया। योजना आयोग का गठन कब क्या हुआ था? 15 मार्च 1950 को। तो यह आपका संविधानात्तर, गैर संवैधानिक और परमाशदात्री संस्था है। इसका अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें, इसका प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा को किनको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। अब यहां पे बात करेंगे
कि आपका योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया, आपका नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। अगला देखेंगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है, तो वह कौन सा आता है, बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है, कौन आता है, बौद्ध धर्म। यहीं पर अगर बात करें तो चीन की आबादी का अगर देखा जाए, अधिकांश आबादी जो है, चीन की अधिकांश आबादी जो है, चीन की अधिकांश आबादी आपका क्या है, नास्तिक है। क्या है आपका, चीन की अधिकांश आबादी कितना है, नास्तिक है। एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम था आपका डेलफ सर्वेक्षण। कौन था, डेलफ सर्वेक्षण। कौन था, डेलफ सर्वेक्षण। अगर डेलफ सर्वेक्षण की बात करेंगे तो इसमें रिपोर्ट में कहा गया आपका, देखिए इसमें आपका गेलप सर्वेक्षण के अनुसार यह बतलाया गया कि आपका चीन में कितना परसेंट नास्तिक है, 47% वहां का व्यक्ति क्या आपका नास्तिक है। यह रिपोर्ट कब आया था आपका, तो 2012 में। यह रिपोर्ट कब आया था, 2012 में। उसके बाद अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म अधिक मानने वाला कौन हो जाएगा, चीन। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो वह कौन था, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, जिनको क्या कहा जाता, एशिया का ज्योतिषपुंज। क्या कहा जाता, एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से जाना जाता था। लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर बात करें ईसाई और इस्लाम के बाद किसका स्थान आता है, तीसरा, वह हिंदू धर्म क्या आता है, किसका आता है, हिंदू धर्म का आता है। किसका आता है, हिंदू धर्म का आता है। तो ईसाई और इस्लाम के बाद किसका तीसरा नंबर पे आता है, हिंदू धर्म का। तो सबसे पहले क्या देखें, चीन का अधिकांश आबादी क्या है, वह नास्तिक है। गेलप सर्वेक्षण 2012 के अनुसार यह बतलाया गया कि चीन का 47% व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से नास्तिक है, वह कोई भी धर्म को नहीं मानता है। उसके बाद बौद्ध धर्म भी मानने वाला सबसे ज्यादा कहाँ पे है, चीन में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध को ही एशिया आपका क्या कहता है, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। ईसाई और इस्लाम के बाद तीसरा नंबर कौन आता है, तो वह हिंदू धर्म का स्थान आता है। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, तो 73वां संविधान संशोधन कब रहा था, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। राज्य वित्त आयोग की चर्चा की अगर बात करें तो वह हो जाएगा 243 के आई और 243 के वाई में। किसमें हो जाएगा, नगर पालिका के लिए वाई में आ जाएगा। तो 243 आई और 243 के वाई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालोबिस योजना के नाम से जाना जाता है, तो किसको कहा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालोबिस योजना कहा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल हो जाएगा 1956 से हो जाएगा 61, 1956 से 61 हो जाएगा। इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया था, भारी उद्योग पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया, भारी उद्योग पर बल दिया गया था। इसके बाद प्रथम अगर बात किया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर बात किया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब रहा था, 1951 से 56। इसका मॉडल आपका कौन था, हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद अगर बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था आपका 1961 से क्या था, 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से क्या था, 66। यह कौन सी मॉडल पर आधारित था, तो आपको जॉन सेंडी था। कौन था, जॉन सेंडी। और कौन था, सुखमय चक्रवर्ती। कौन था, सुखमय चक्रवर्ती था। कौन था, सुखमय चक्रवर्ती। इसके बाद अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आया आपका, 1969 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना आया 1969 से 74। यह कौन मॉडल पर आधारित था, गॉडगिल
गिल मॉडल पर। किस पे आधारित था? गॉड गिल मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? गॉड गिल मॉडल। तो यहाँ पर क्या क्या जाने? सबसे पहले देखे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से 61 रहा। यह भारी उद्योग पर बल दिया। यह कौन मॉडल पर आधारित था? महालोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 आपका 1951 से 56, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 66 आपका इसका कौन मॉडल पर आधारित था? जैन सौंडी और सुखमय चक्रवर्ती। आपका चौथा पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 74 ईस्वी कौन मॉडल पर आधारित था? गॉडगिल, आपका गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, रोपी। आपका रोपी राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, कहाँ का हो जाएगा? या अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल। रोपी राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावे हम लोग जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के और है हुरकानी। कौन हो गया आपका? हुरकानी, पोनुंग और कौन हो गया? मयूर। अरुणाचल प्रदेश का इसके अलावे हो गया आपका, एक तो रोपी था, दूसरा हो गया हुरकानी आपका, उसके बाद पोनुंग और कौन हो जाएगा? मयूर, आपका मयूर। उसके बाद अगर बात किया जाए असम का, कौन हो जाएगा? बगरुब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगरुब्बा। क्या नाम हो जाएगा? बगरुब्बा हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, बात करें तो असम का क्या हो गया? बगरुब्बा हो गया। केरल का हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। कौन हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यक्षगान। कौन हो जाएगा? यक्षगान। तो क्या जाने यहाँ पर हम लोग देखें, आपका रोपी राज्य का एक लोक नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावे हुरकानी, हुरकानी, पोनुंग और मयूर। हुरकानी, पोनुंग और मयूर कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। बगरुब्बा, बगरुब्बा कहाँ का है? असम का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 16 में दिया है कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो किसे था? मृदंगम से जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? मृदंगम, आपका मृदंगम से जुड़ा हुआ था। यह आपको कहाँ का? कर्नाटक। या कर्नाटक के संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए। कर्नाटक के संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए। कौन क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर सारंगी की बात किया जाए, गुलाब, हाँ, गुलाब सबीर खान। कौन हो जाएगा? गुलाब सबीर खान। तो क्या देखिए, आपका सारंगी से जुड़ा हुआ कौन है? गुलाब सबीर खान। कौन हो जाएगा? गुलाब सबीर खान हो जाएगा। अगर बात करें नंद स्वरम से जुड़ा हुआ कौन था? एस चिन्ना। एस चिन्ना मौलाना। मौलाना कौन हो जाएगा? एस चिन्ना मौलाना। तो आपको नाद स्वर से जुड़ा हुआ था, एस चिन्ना मौलाना हो जाएगा। गुलाब सबीर खान कौन हो जाएगा? आपका सारंगी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कह रहा? रंगराजन समिति। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे था? गरीबी से। रंगराजन समिति का संबंध किससे था? गरीबी से। बैंकिंग की बात करें तो बैंक, इसमें हो जाएगा आपका नरसिंघम समिति। कौन हो जाएगा? नरसिंघम समिति हो जाएगा। कौन समिति हो जाएगा? नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। शिक्षा की बात करें, आपका कोठारी, कोठारी, कोठारी समिति। कोठारी समिति का भी संबंध किससे है? शिक्षा से है। इसके अलावा होगा राधा, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन आयोग की अगर बात करें, राधा कृष्णन आयोग का भी संबंध किससे हो जाएगा? वह भी शिक्षा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद यशपाल, यशपाल समिति कौन हो जाएगा? यशपाल समिति का भी संबंध किससे है? शिक्षा से है। उसके बाद कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति का भी संबंध किससे है? शिक्षा से है। इसके बाद बेरोजगारी की बात करें तो भगवती समिति, भगवती, 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 भगवती समिति, भगवती समिति का संबंध। एवं उसके बाद दंतवाला, दंतवाली समिति, दंतवाला समिति का भी संबंध किससे है? बेरोजगारी से है। तो क्या देखिए यहाँ पर कौन कौन आपका समिति जाने?
सबसे पहले नरसिंहभम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी सुधार से था। कोठारी समिति, राधा कृष्ण आयोग एवं यशपाल समिति और कस्तूरंगन समिति का संबंध किससे है? तो शिक्षा सुधार से है। बेरोजगारी की बात करें तो भगवती समिति और दांतवाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से संबंधित है। अगला देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे कौन सी नाम से जाना जाता है? तो कौन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटना घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल। अगर बात करें तो पृथ्वी पे कितना आपका टोटल मंडल हो जाएगा? 5 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें पहला कौन आएगा आपका? क्षोभ मंडल। पहला कौन आएगा? क्षोभ मंडल। पहला आएगा क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल हो जाएगा समताप मंडल। कौन हो जाएगा? समताप मंडल होगा। तीसरा मंडल की अगर बात करें तो तीसरा कौन होगा? मध्य मंडल होगा। और चौथा कौन हो जाएगा? ताप मंडल। कौन मंडल हो जाएगा? ताप मंडल। और पांचवा मंडल कौन हो जाएगा? बहिर मंडल। कौन हो जाएगा? बहिर मंडल हो जाएगा। अब जानेंगे हम लोग एक एक करके इसके बारे में। अगर बात किया जाए, क्षोभ मंडल यह सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल, जो आपको विषुवत रेखा से आपको कितना ऊंचाई पर है? 18 किलोमीटर पर है। कितना किलोमीटर पे? 18 किलोमीटर पर अवस्थित है। तभी मौसमी घटना कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में होती है। अब समताप मंडल की अगर बात किया जाए तो जो आपका समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल, इसमें आपको ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता? ओजोन परत पाया जाता, जो पराबैंगनी किरण को आने से क्या करती है? रोकती है। पराबैंगनी किरणों से आने से कौन रोकती है? तो आपका ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। उसके बाद मध्य मंडल की बात करें, यह आपको 85 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। कितना किलोमीटर? 85 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद यह सबसे ठंडा मंडल है। कौन सा? आपका मध्य मंडल। अगर बात करें यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस होती है। इसी में अगर बात करें तो उल्का पिंड, आपका उल्का पिंड का भी समाप्ति कहाँ पे होती है? तो वह आपका मध्य मंडल में ही होता है। उसके बाद अगर तापमंडल की बात करें, यह होता 80 से 85 किलोमीटर। कितना होता? 80 से 85 किलोमीटर। इसी में आपका रेडियो संचार प्रसार किसमें होता है? तो तापमंडल में होगा। अब बहिर्मंडल कितना हो जाएगा आपको? 700 से लेकर 10,000 किलोमीटर के बीच हो जाएगा। 7,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर में कौन आ जाएगा? बहिर्मंडल हो जाएगा। टोटल कितना देखिए? 5। क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, तापमंडल और कौन होता है? बहिर्मंडल होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर की बात किया जाए, 19 नंबर में क्या कहता? चापचर कुट महोत्सव जो हुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता, मुख्य रूप से कहाँ का त्यौहार है ये आपका? तो कहाँ का? मिजोरम। चापचर कुट त्यौहार कहाँ पे पाई जाती? मिजोरम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार का प्रावधान करते हैं? तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। इसकी भाग की बात करें, मौलिक अधिकार का वर्णन कौन सी भाग में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? 3 में। कौन सा अधिकार में? भाग 3 में किया गया। उसके बाद बात करें, अनुच्छेद आपको 12 से कितना है? 35 है। इसमें सबसे पहले कौन आता है? समानता का अधिकार। कौन आता है? समानता का अधिकार। समानता की अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद कहां से कहां हो जाएगा? 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा की बात करें तो कौन आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यह कहां से कहां हो जाता है? आपका 19 से 22। कहां से कहां हो जाएगा? 19 से 22। तीसरा अगर बात करें, तीसरा आता आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या आता? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा आपको 23 से 24। 23 से 24। चौथा अगर बात करें तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या होता? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। उसके बाद 25 से 28। उसके बाद अगर पांचवा बात करेंगे तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार कहां से कहां हो जाएगा? 29 से 30 हो जाएगा। और छठा में हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। किसमें है आपका? अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने
वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? तो किसने किया था? आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो, किसने क्या गया? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब की जाती है? 1875 में। कहाँ पे किया गया? बंबई में किया गया। कहाँ पे किया गया? बंबई में किया गया। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पे की गई थी? बंबई में किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए कथन पर जिनमें से एक अभिकरण आपको और दूसरा कारण दिया हुआ है। अभिकरण की बात करें तो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही है, मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था? तो फतेहपुर सकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही है। कारण की बात करें तो अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म के किया था? बिल्कुल नहीं किया था। यह कौन सा अभियान था? तो यह गुजरात में, आपको बात करेंगे गुजरात के विजय उपलक्ष्य में कराया गया था। मतलब गुजरात पर जब इन्होंने आपका विजय पाई थी उसी के उपलक्ष्य में यह किया गया था। तो आपका कारण क्या यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यह किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो अकबर ने स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म पे नहीं, तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ए सही है किंतु आर क्या है आपका? गलत है। आर क्या है? गलत है। अगला नंबर देखेंगे। हाँ, अगर देख लेते हैं इसको, अगर पॉइंट की बात करें अकबर के बारे में, अकबर की अगर जन्म की बात करें, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है। यह हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। किनके गर्भ से हुआ था? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से बिरसाल के महल में हुआ था, राणा बिरसाल के महल में। उसके बाद अगर इनका अकबर का बचपन का नाम, अगर अकबर के बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या नाम था? जलाल था। बचपन का नाम क्या था? जलाल, जिसको जलालुद्दीन भी कहा जाता है। तो अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। अगर अकबर की राज्याभिषेक की बात करें कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। अगर बात करें इसका चित्रकारक कौन था? इसके चित्रकार कौन था? अब्दुल असमत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो पंजाब का कौन हो जाएगा? भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। आपका गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। गरबा कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। आज ये तो आपको रखा हो गया है। इसमें क्या होगा? छऊ कहाँ हो जाएगा? या झारखंड। छऊ कहाँ पे है? झारखंड हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और आपको कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा। तो छऊ आपको पाया जाता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। धूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। गरबा कहाँ का? गुजरात का। अब भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। अगला देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आपको कहां से कहां तक में किया गया? अनुच्छेद 36 से 51। कहां से कहां तक हो जाएगा? अनुच्छेद 36 से 51। तो चलिए हम लोग राज्य के नीति निदेशक के बारे में पूरे अनुच्छेद को जान लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया? परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है? राजनीति निदेशक की परिभाषा। 37 में कहा गया कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय योग नहीं है, मतलब राज्य के नीति निदेशक के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में बात किया गया लोक कल्याणकारी की अवधारणा की बात। लोक कल्याणकारी की बात की चर्चा किसमें किया गया? 38 में। 39 में कहा गया समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन 39 में। 39 की क की बात करें इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें कहा गया निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता। उसके बाद 40 में बात करेंगे तो 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत की चर्चा किसमें? 40 में। 41 में है कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। कुछ दशा में काम पाने का अधिकार। 42 में क्या है? प्रसूति सहायता एवं व्यक्ति जहां पर काम करने जा रहा है वहां का वातावरण क्या होनी चाहिए? मानवीय अनुकूल होनी चाहिए। उसके बाद अगर 43 की बात करें, अनुच्छेद 43 में क्या है?
कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग एवं निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग एवं क्या है, निर्वाह मजदूरी। 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता, 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 45 की बात करें तो इसमें क्या है, आपको 14 वर्ष 0 से लेकर 6 से 14 वर्ष के शिक्षाओं के बच्चों का उल्लेख किया गया है। 46 में क्या है, SC ST के शिक्षाओं की चर्चा किया गया। 47 में क्या है, पोषणहार स्तर, पोषणहार स्तर की ऊंचा करने की चर्चा किसमें, 47 में है। शराबबंदी, शराबबंदी की भी चर्चा किसमें, आपका 47 में क्या गया। 48 की बात करें तो इसमें क्या आता है आपका, कृषि एवं पशुपालन की चर्चा, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किसमें किया गया, 48 में। 49 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की संरक्षण की चर्चा किसमें है, 49 में। 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की चर्चा, कार्यपालिका न्यायपालिका की पृथक्करण की चर्चा किसमें है, 50 में। 51 की बात करें तो आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता का उल्लेख किया गया। अगला देखेंगे 25 नंबर, 25 नंबर की बात करें, 25 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन हो जाएगा, सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि, तो सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को कुल दे कुल धनराशि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी का झील है। तो कौन हो जाएगा खारे पानी का झील, सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान राज्य में। सांभर झील कहाँ पे, राजस्थान में। डल झील की बात करें तो डल और बुलर झील कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। डल और बुलर कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का सबसे मीठा आपका सबसे बड़ा मीठा झील पता जाए तो कौन पूछ हो जाएगा, बुलर झील। बुलर झील कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में। गोविंद सागर झील की अगर बात करें, यह आपका एक क्या है, कृत्रिम झील है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा आपका, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन सा आपका, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो क्या देखिए, बुलर झील आपको जम्मू कश्मीर जो मीठे पानी का झील है, गोविंद बल्लभ सागर क्या है, कृत्रिम झील है, जो सबसे बड़ा झील कृत्रिम झील में है। उसके बाद डल झील आपको कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सांभर झील आपको कैसा झील है, तो वह खारे पानी का झील है, जो कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगला देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मालनपुर, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है। तो यह भिंड में अवस्थित है। कहां पे है, भिंड। और भिंड कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है, यह भिंड पर अवस्थित है, जिस कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, भारत में नहीं होगा। यह आपको कहां पे हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत में बाउंड्री पर हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत में। तो ऑप्शन ए तो गलत है, मकालू कहां हो जाएगा, नेपाल में। तो इसमें कौन सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी बनेगा। चलिए हम लोग इसमें जान लेते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर बात करें 8848.8 मीटर आपको मीटर में हो जाएगा। उसके बाद बात करें, दूसरा बात करें कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें 8598 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8598 मीटर हो जाएगा, 8598 मीटर। तीसरा बात करें माकालू, तीसरा कौन हो जाएगा, माकालू की अगर बात करें 8481 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8481 मीटर हो जाएगा। चौथा देखेंगे धौलागिरी, कौन हो जाएगा, धौलागिरी की अगर बात करेंगे 8172, 8172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8172 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पचमा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत आपको कितना हो जाएगा ऊंचा, 8126 मीटर। कितना हो जाएगा, 8126 मीटर। इसके बाद एक देख लेंगे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की बात करें 8078, कितना हो जाएगा, 8078। तो सबसे पहले देखिए माउंट एवरेस्ट आपको ऊंचाई हो जाएगा 8848.8, कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर, महाकालू का ऊंचाई 8481 मीटर, धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर, नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर और अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितना है, 8078 मीटर। कितना है, 8078 मीटर। अगला देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से 2 प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में था। तो कौन था, दिल्ली और अजमेर। इसमें कौन था, दिल्ली और अजमेर। कौन से 2 प्रमुख शहर चौहान के नियंत्रण में था, दिल्ली और अजमेर। अगला देखेंगे 30 नंबर, पृथ्वी का अक्ष अपनी अक्षीय सतह से क्या कोण बनाती है आपका,
तो कितना हो जाएगा 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाती है? तो 66 डिग्री हो जाएगा। अब अगर पृथ्वी की झुकी हुई की बात करें, पृथ्वी झुका हुआ कितना पे? तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना पे झुका हुआ? 23.5 डिग्री पे हो जाएगा। अगर बात करें पृथ्वी को दिन और रात को विभाजित करने वाले क्या कहलाते हैं आपका? प्रदीप्त क्या कहलाएंगे? प्रदीप्त वृत्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रदीप्त वृत्त कहलाएंगे। अगर बात करें कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। कितना सेकंड में? 46 सेकंड। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। यही जो समय कम रहता है उसी के कारण आपका लीप वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? 31 में कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों को अपनी शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्रम में। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक इनका शासन चला था। लोधी वंश की बात करें 1451 से 1526 तक चला था। सैयद वंश की बात करें 1414 से हो जाएगा 1451। उसके बाद खिलजी वंश हो जाएगा 1290 से हो जाएगा 1320। कितना हो जाएगा? 1290 से 1320 हो जाएगा। तो क्या देखिए, तुगलक वंश 1320 से 1414, लोधी वंश 1451 से 1526, सैयद वंश हो गया 1414 से 1451, खिलजी वंश हो गया 1290 से 1320 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा अगर बात करें तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। और खिली वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिली। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिली। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, खिली वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिली। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिली। इसके अलावा अगर गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था? 1206 में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1210 में। कब हुआ था? 1210 में। चौगान खिलती में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर में बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 32 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो आर्केटिक वृत्त। कौन गुजरता है? आर्केटिक वृत्त। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो आर्केटिक वृत्त। आर्केटिक वृत्त की अगर अक्षांश की बात करें तो कितना डिग्री हो जाएगा? अगर इसमें 5 देखेंगे इसका अगर अक्षांश रेखा की तो 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री उत्तरी कोणीय दूरी की अगर बात करें, उत्तरी कोणीय दूरी को ही क्या कहा जाता है आपको? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा था? आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता। आर्कटिक की बात करें तो इसी को क्या कहा जाता? श्वेत महाद्वीप कहा जाता। क्या कहा जाता? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना था। अब देखेंगे आर्कटिक वृत्त कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले आता है अंटार्कटिक। कौन हो जाएगा? महासागर से। कहां से हो जाएगा? महासागर से हो जाएगा। इसके बाद कहां जाएगा? कनाडा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगी, ग्रीनलैंड। इसके बाद आपको कौन आएगा? रूस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन और हो जाएगा आपको फिनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। तो क्या देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो वह कौन सा वृत्त है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहाँ किसको जाता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी कोणीय दूरी को ही क्या कहता? आर्कटिक वृत्त। आपका श्वेत महाद्वीप भी किनको कहा था? आर्कटिक वृत्त को कहा जाता है। उसके बाद इसको देखेंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन और क्या हो गया आपका? फिनलैंड हो गया। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर में देखेंगे मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है?
तो कौन हो जाएगा? ऋग्वेद होगा। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद में कितना मंडल है आपका? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। अगर बात करें सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 सूक्त है। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त। और 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। अगर बात करें इनके दो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय। ऐतरेय और क्या है? कौस्तुकी। ऐतरेय और क्या है? कौस्तुकी। इनके दो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय और कौस्तुकी। क्या नाम है? ऐतरेय और कौस्तुकी। उसके बाद करें ये इसका 9वें मंडल। 9वें मंडल किसको समर्पित है? तो देवता सोम को समर्पित है। देवता सोम को समर्पित है। 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। 10वां मंडल क्या है? सबसे बड़ा मंडल है जो आपको चतुष्वर्णीय समाज को उल्लेखित करता है। चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख किसमें किया गया? 10वें मंडल में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2015 में। कब किया गया था? जनवरी 2015 में। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2015 में किया गया। 35 की बात करें, माघ बिहू। माघ बिहू या भोगाली बिहू, जितना बिहू होगा कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। माघ बिहू या भोगाली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम राज्य में मनाया गया। अगला देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन था? इंदर मल्होत्रा। कौन था? इंदर मल्होत्रा था। इंदर मल्होत्रा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कहा रहा है कि गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? कितना परसेंट शामिल है? 25%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा नदी बेसिन जो कि भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन है, यह देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग शामिल है? 25%। गंगा की लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर। बिहार में गंगा की लंबाई कितना है आपका? 445 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 445। बिहार में कितना जिला से गंगा प्रवाहित होती है? 12 जिलों से प्रवाहित होती है। वहीं उत्तर प्रदेश में पूछा जाए गंगा कितने जिलों से चलती है? 28 जिलों से प्रवाहित होती है। और टोटल आपको पूछा जाए कि राज्य कितने राज्यों से गंगा नदी बहती है? 5 राज्यों से। कितना राज्यों से? 5 राज्यों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखीय में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होती है? जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखीय में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होती है? तो किसके कारण? रॉजबी के कारण। किसके कारण होता है? रॉजबी के कारण। अब देखेंगे उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यह 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री देशांतर के बीच हो जाएगा। 5 से लेकर 15 डिग्री के बीच में हो जाएगा। और यह जो क्या होता है आपको? यह दोनों गोलार्धों में चलेगा। क्या होगा? दोनों गोलार्ध में चलती है। यह आपको सबसे क्या होता है? सबसे शक्तिशाली भी होता है। क्या होता है? सबसे शक्तिशाली भी होती है और विनाशकारी भी होती है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कह रहा है? कल्हन द्वारा संस्कृति में रचित कृति राजतरंगिणी राजाओं की जीवन व्याख्या करती है। तो कि कश्मीर के राजाओं प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक राजाओं का वर्णन किसमें किया गया? राजतरंगिणी में किया गया। और राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हन थे। अगर बात किया जाए राजतरंगिणी का रचना कब हुआ? 1149 में। कितना में हुआ? 1149 में किया गया है। अगर इसमें बात किया जाए राजतरंगिणी में कितना तरंग है? 8 तरंग है। उसके बाद 8000 कितना आपका? 8000 श्लोक है। राजतरंगिणी में कितना श्लोक है? 8000 श्लोक का वर्णन किया गया है। और अगर बात किया जाए राजतरंगिणी में किसके इतिहासों का चर्चा किया गया? तो कश्मीर के सभी राजाओं प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के राजाओं का उल्लेख किसमें किया गया? राजतरंगिणी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या विदेश सचिव? कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? तो भारत के प्रधानमंत्री। अगर बात किया जाए तो सरकार की कितने अंग होती है? सरकार की अंग की बात कर रहे हैं तो सरकार के टोटल कितने अंग होती है? 3 अंग। सरकार की कितने अंग होती है? 3 अंग होती है। एक आपका कौन होती है? कार्यपालिका। एक कौन होती है?
कार्यपालिका होती है, दूसरा कौन होती है आपका विधायिका, दूसरा कौन होती है विधायिका होती है, तीसरा कौन होती है आपका न्यायपालिका, कौन होती है न्यायपालिका, तीसरा कौन होती है न्यायपालिका। तो इसमें विधायिका का काम क्या होता है विधि बनाना, विधि अर्थात कानून बनाने का काम कौन करती है विधायिका, उस विधि को लागू करने का काम कौन करती है कार्यपालिका, और उसकी समीक्षा करने का अधिकार किनके पास होता है न्यायपालिका। तो इसमें क्या करा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार का प्रमुख है, तो भारत का प्रधानमंत्री। अगर बात किया जाए भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, कौन सी प्रणाली को अपनाया गया संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। और संसदीय प्रणाली में क्या होती है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात कार्यपालिका का जन्म किससे माना जाता है विधायिका से। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति क्या होता है नाम मात्र का होता है, राष्ट्रपति इसमें क्या होता है नाम मात्र का होता है, और इसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है सजाने के लिए दिया है कि मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों में उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो हर्यक वंश की अगर बात करें 544 से लेकर यह 412 ईसा पूर्व, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद शिशुनाग वंश की अगर बात करें 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद आता नंद वंश, नंद वंश का हो जाएगा 345 ईसा पूर्व से 322, 345 से 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। मोर वंश 322 ईसा पूर्व से हो जाएगा 185 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से हो जाएगा 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है सुंग वंश, सुंग वंश की बात किया जाए तो अगर इसमें आप देखेंगे सुंग वंश की शासनकाल की अगर बात किया जाए इसमें सुंग वंश का शासन क्या हो जाएगा आपका 185 से हो जाएगा 173 ईसा पूर्व, 185 से लेकर 173 ईसा पूर्व। कनवंश हो जाएगा 73 ईसा पूर्व से कब हो जाएगा 28 ईसा पूर्व, 73 से लेकर 128 ईसा पूर्व। अब हम लोग जानेंगे इसको, सबसे पहले सजा लेते हैं। इसको सजाने में कौन हो गया हर्यक वंश, हर्यक वंश कौन सा आ जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा 1 नंबर बन जाएगा। अब देखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे आपका, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन होगा बिंबिसार हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सुंग वंश के संस्थापक पुष्मित सुंग था, कौन था पुष्मित सुंग। सुंग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश है ना, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे शिशुनाग ही था, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक कौन थे महापद्मानंद, नंद वंश के संस्थापक कौन थे महापद्मानंद। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सुंग वंश के संस्थापक पुष्मित सुंग, सुंग वंश के संस्थापक पुष्मित सुंग। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे वासुदेव, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे वासुदेव, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे वासुदेव। तो क्या देखे आपका हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार 544 से 412 हर्यक वंश चला था। नंद वंश के संस्थापक कौन था आपका महापद्मानंद 344 से 322 ईसा पूर्व। सुंग वंश 185 से 173 आपको सुंग वंश के संस्थापक पुष्मित सुंग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश नहीं थे, इसका शासन रहा 412 से 345 ईसा पूर्व। मौर्य वंश चला था 322 से 185 ईसा पूर्व। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य। कर्ण वंश की बात करें तो 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक चला था। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे वासुदेव, कौन थे आपका वासुदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर में कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अभिकथन सही दिया हुआ। कारण उन्होंने भारत को यूनानियों के शासन और धनानंद के अत्याचार के शासन से मुक्त कराया था, यह भी सही है, कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब किया था 321 व 22 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 43 शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में लिखित कथन पर विचार करें। उसने जब्त प्रणाली की शुरुआत की, भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, उसने चांदी का रुपया का प्रचलन आरंभ किया, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का भी आरंभ किया था। सभी ऑप्शन आपका क्या है सही है। शेरशाह की बात करें सूर्य वंश के संस्थापक कौन थे शेरशाह का शासनकाल 1540 से लेकर क्या रहा था 45, 1540 से 45 रहा था। तो शेरशाह की बात किया जाए शेरशाह सूर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया, भूमि माप के लिए सिकंदरी गंज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, उसने चांदी के रुपये का प्रचलन भी आरंभ किया, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत प्रथा का भी आरंभ किया था। सभी ऑप्शन क्या है सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, इसमें मिलान करने को दिया गया है।
राजकुमार शुक्ल, तो यह क्या हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन के हेतु गांधी जी को आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी आपका चंपारण आंदोलन हेतु गांधी जी को आमंत्रित किया था। किन्होंने? राजकुमार शुक्ल ने। पीर अली की बात करें तो इन्होंने पटना में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? आपका पीर अली, या आपका पुस्तक विक्रेता था। तो पीर अली पटना में 1857 की विप्लव को नेता रहे थे। उसके बाद स्वामी सहजानंद की बात करें तो ये आपका बिहार में किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। कौन? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। मजरुल हक की बात करें तो यह सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। मजरुल हक ने क्या किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। 45 की अगर बात किया जाए, 45 में क्या है? प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य साहित्यिक स्रोत क्या था? यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और क्या हो जाएगा? धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। अगर प्राचीन में इतिहास में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या होगा? यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और क्या आ गया? धार्मिक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46। 46 में दिया हुआ क्वेश्चन में कि बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है और यहाँ पर नदियों की बाढ़ का पानी समांतर नहीं पहुंचता है। तो यह तो दोनों सही है आपका, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आपको प्रधानता पाई जाती है। अगर बात करें इसका तराई क्षेत्र का विस्तार, तराई क्षेत्र की विस्तार करें तो यह कहां से आपका? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर कहां तक है? किशनगंज तक है। किशनगंज तक फैला हुआ। कहां तक है? पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैला हुआ है। वहीं दलदली मिट्टी को आपको क्या कहा जाता है? पिडमॉन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिडमॉन्ट कहा जाता है, जिसमें धान और गेहूं की खेती, धान और जूट का खेती होता है। किसका होता है? धान और जूट का खेती होता है। तो दलदली मिट्टी को पिडमॉन्ट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें धान और जूट की खेती की जाती है। तराई क्षेत्र बिहार में कहाँ देखे? पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक क्षेत्र देखे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कह रहा बिहार, 47 में कह रहा बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्य की पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की ओर अपेक्षा अधिक बारिश होती है। राज्य की पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में सही हुआ है। आपका क्या करा है? जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला तो सही है, मानसून का आगमन सामान्यतः जून के मध्य में ही होता है। बिल्कुल सही है, जून के पहले सप्ताह में केरल में पहुंचता है। तीसरा बात करेंगे तो शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से आपका भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। यह भी सही है। राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन है? आपका गया है। तो तीनों आपको चारों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही दिया हुआ है। बिहार के रिलेटेड तीनों आपको चारों ऑप्शन क्या है? सही है। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करने को दिया है। 48 का रहा है सोमेश्वर श्रेणी, कौन सी जगह हो जाएगा? सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण है। बराबर की पहाड़ी की बात करें, गया में हो जाएगा। उसके बाद खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में, और कैमूर का पठार तो कैमूरे में हो जाएगा। तो सोमेश्वर श्रेणी कहाँ हो गया? पश्चिमी चंपारण में। बराबर की पहाड़ी गया में, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में, और कैमूर का पठार कहाँ पे हो गया? कैमूर में। कहाँ पे हो गया? कैमूर में। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? 2 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? 2 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या कर रहा है? बिहार की तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कौन होता है? दलदली मिट्टी है, जिसको क्या कहता है? पिडमॉन्ट के नाम से जाना था। और पिडमॉन्ट में क्या चीज की खेती होती है? और आपका धान और क्या होता है? जूट की खेती होती है। किस चीज की होती है? धान और जूट की खेती की जाती है। अगला नंबर देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध लिखित कथन पर विचार करें। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिला को कितना % आरक्षण दिया गया? 50%। बिल्कुल सही है। नगर निगम की स्थापना उन शहरों में की जाती है जिनकी जनसंख्या अधिक हो। बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्राम कचहरी, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के छोटे मामले को देखने का काम करता है। यह भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ? सही। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिला को कितना % आरक्षण दिया? 50%। दूसरा क्या कहा? नगर निगम की स्थापना उन शहर में की जाती है जिनकी जनसंख्या अधिक होती